शमिता जितनी खूबसूरत और मॉडर्न थी, उसकी शादी अरुण नामी मामूली शक्ल के शक्की स्वभाव के इंसान से हो गई। अरुण हर वक्त शमिता पर प्रतिबंध लगाता रहता, उसे कहीं आने जाने न देता। शमिता की दोस्त की शादी आई तो मिन्नतें करके उसकी परमिशन ली। अरुण उसे छोड़ तो आया, मगर जब शादी पर नाच गाना शुरू हुआ तो दुपट्टा उतार कर शमिता भी नाचने लगी। हर कोई उसकी तारीफें करने लगा कि तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, फिर वो कलमुआ ही क्यों। इसके बाद तो शमिता ने पति को बात बात पर ताने देना शुरू कर दिए। वो खामोशी से सुनता रहता। एक दिन अरुण के दोस्तों ने उसे शमिता के नाचने की वायरल वीडियो दिखाई तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और जैसे ही घर आया तो शमिता एक नज़र अपने हाथ पर डालकर फिर अपने पति के हाथ को देख रही थी, जो उसके हाथ को पकड़कर उसे सहला रहा था। इस हाथ में उसने कुछ देर पहले ही उसे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई थी। अंगूठी में छोटा सा हीरा जड़ा था, जो कि शमिता के हाथ में आते ही चमक उठा था। मगर जब शमिता की नज़र अपने पति के हाथ पर गई तो वह थोड़ी उदासी हो गई थी। भले ही अरुण उसे जिंदगी की हर खुशी दे सकता था, लेकिन दोनों के रंग रूप में जमीन आसमान का फर्क था। शमिता बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद और सुंदर थी, मगर जब अरुण के चेहरे पर शमिता ने नज़र डाली तो वो बहुत ही सांवले रंग का और मामूली शक्ल का था। वो उसके माँ बाप की पसंद था। शमिता का संबंध भी धार्मिक घराने से था और अरुण भी उतना ही धार्मिक था। वो अपने धर्म से बहुत जुड़ा हुआ था। सुबह सुबह भगवान की आरती करता था, पूजा पाठ करता रहता था। तभी तो शमिता के पापा को अरुण पहली नज़र में ही भाग गया था, क्योंकि वो उनके दोस्त का बेटा था। फिर जब रिश्ते की बात चली तो फौरन उन्होंने शमिता के लिए लड़के को पसंद कर लिया। बहुत जल्द दोनों की शादी कर दी गई। ये बात शमिता भी जानती थी कि अरुण सुंदरता में उससे बहुत कम है, मगर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने माँ बाप की मर्जी पर अपना सर झुका चुकी थी। मगर एक पल को जब अरुण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंगूठी पहनाई थी तो दिल में एक कसक सी उठी थी कि काश उसका पति भी उसी की तरह सुंदर होता। बहरहाल अगर भगवान ने उसकी किस्मत में यही लिखा है तो इस पर भी वो राजी थी। रिसेप्शन की रस्म भी सादगी से ही की गई थी। वो सजी सवरी दुल्हन बनी सामने सोफे पर बैठी थी और आस पड़ोस की औरतें और अरुण के खानदान की औरतें दुल्हन की मुंह दिखाई कर रही थीं। वो अपना घूंघट उठाकर सबके सामने मुस्कुराकर बैठी तो वहां की औरतें तो जैसे आंखें झपकना ही भूल चुकी थीं। हर कोई शमिता की तारीफें करते नहीं थक रहा था। बार बार सास तो बलाएं ले रही थीं। औरतें उनसे कहने लगी कि इतनी खूबसूरत बिल्कुल हीरे जैसी लड़की आखिर तुम्हें मिल कहाँ से गई। अरे क्या शमिता की कोई छोटी बहन भी है? कितनी प्यारी बच्ची है। हमारे पूरे परिवार में आज तक किसी की बहू ऐसी नहीं आई। शमिता ये तारीफें सुनकर खुश हो रही थी। वो जानती थी कि वो बहुत हसीन है, मगर वहीं इन औरतों में से एक औरत शमिता के पास आकर बैठी और उसके हाथ में मुंह दिखाई के पैसे रखे तो कहने लगी कि वाह भाई रंजना, तुमने तो बहुत सुंदर बहू ढूंढ ली है, वरना मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारे इस काले कलूटे से बेटे को न जाने कोई अपनी बेटी देगा भी या नहीं। मगर देखो तो काले जैसे किस्मत वाले होते हैं कि बैठे बेटा इतनी सुंदर पत्नी मिल गई। ये बात उस औरत ने हंसकर की थी, जिसके जवाब में वहां बैठी सारी रिश्तेदार औरतें हंस पड़ी थीं। रंजना, जो कि शमिता की सास थी, वो थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई, जबकि वहीं शमिता के चेहरे पर जो पहले शर्म की लाली छाई हुई थी, वो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो रही थी। एकदम से उसकी खुशी जैसे गायब हो चुकी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह उदासी ने ले ली थी। उसे लगा था कि जैसे यहाँ पर उसकी बेइज्जती कर दी गई हो। वो तो बहुत प्यारी थी। वहां पर शमिता की माँ भी मौजूद थी। जैसे ही सारे रिश्तेदार गए तो उसकी माँ उसके पास आई और अपनी बेटी का चेहरा अपने हाथों में थामकर कहने लगी कि बेटा, लोगों की बातों को दिल पर नहीं लिया करते। अरे अगर तुम्हारी किस्मत अरुण के साथ लिखी है तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लोगों का क्या है, वो तो किसी में भी कमियां निकाल देते हैं। अगर यही तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा प्यारा होता तो फिर भी बात तुम पर ही आती। दूसरी बात ये कि अगर पत्नी सुंदर हो ना तो पति भी जरा अपनी पत्नी की ही साइड लेता है, उसका आदर करता है, उससे मोहब्बत करता है। तुम बस ये देखो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कितना खुश है, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव रखती हैं। बस जिंदगी में सुकून रहेगा। कभी भी लोगों की बातों में आकर अपना घर मत खराब करना। शमिता अपनी माँ की बात पर हाँ में सर हिलाने लगी थी। खैर कुछ दिन बाद वो ये बातें भूल गई थी, क्योंकि अरुण बहुत ही मोहब्बत करने वाला और अच्छी तबीयत का इंसान था। वो शमिता को तुम नहीं बल्कि आप कहकर बुलाया करता और बड़ी इज्जत की दिया करता। शमिता अपनी इतनी इज्जत देखकर तो जैसे अपने पति पर दिल हार बैठी थी। कुछ दिनों में ही उसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। जब तक शमिता अपने मायके में रहती थी तो उस पर कुछ खास रोकथाम न थी। वो पूजा पाठ करती ना करती उस पर था। कभी किसी ने उससे जबरदस्ती नहीं की थी, ना ही गीता का पाठ करने पर सख्ती की जाती थी। लेकिन जब से वो यहाँ ससुराल आई थी तो सुबह सुबह आरती के वक्त खुद अरुण उसे जगाया करता। पूजा पाठ वो खुद करता और शमिता से भी कहता। यहाँ आकर शमिता भी पूजा पाठ करने लगी थी, गीता का पाठ भी रोज करने लगी थी। वो इस माहौल में ढलने लगी थी। इस बात से भी अनजान नहीं थी कि उसका पति थोड़ा शक्की स्वभाव का है, मगर क्योंकि वो उसके साथ खुश थी इसलिए उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था।
धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरने लगा। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो एक इंसान शादी का कार्ड देने के लिए आया था। शाम का वक्त था, अरुण भी घर पर ही था। जब अरुण कार्ड लेने आया तो वहां पर शमिता का नाम लिखा था। उसे देखकर अरुण के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा कि ये किसने कार्ड भेजा है, तुम्हारा नाम लिखा है। शमिता भी थोड़ी हैरान हुई थी। जब उसने अरुण के हाथ से कार्ड लेकर पढ़ा तो उस पर मुस्कुराहट फैल गई उसके चेहरे पर। कहने लगी, ये तो मेरी सहेली रिदमा की शादी का कार्ड है। उसने ये कार्ड खासकर मेरे लिए भेजा है, इसलिए मेरा नाम लिखा है। मगर अरुण पहली बार सीरियसली शमिता से कहने लगा कि वो बात तो ठीक है, मगर अब तुम मुझसे जुड़ी हुई हो, मेरी पत्नी हो। वो यहाँ पर मेरा नाम लिखकर भी तो भेज सकती थी। जाहिर सी बात है, अब शादी पर तुम्हें अकेले तो जाना नहीं था, मैं भी तो तुम्हारे साथ होता, तुम्हें छोड़ने जाता। भला ये क्या तरीका है कि मेरी पत्नी का नाम ही लिख दिया गया हो। अपने पति की ये बात सुनकर शमिता थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई थी। कहने लगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाम ही तो है। मगर अरुण की सख्ती देखकर वो चुप हो चुकी थी। हल्दी, मेहंदी, फिर बारात और रिसेप्शन, चारों फंक्शन पर शमिता को बुलाया गया था। जब अरुण ने शमिता से जाने की बात की तो अगले ही पल वो कुछ सोच में पड़ चुका था। फिर कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं जो कहूँगा तुम वही करोगी। वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही तुम्हारी कोई बहन है जो तुम उसकी शादी के चारों फंक्शंस अटेंड करोगी। जिस तरह तुम्हारी सहेली ने शादी का कार्ड भेजा है, मुझे तो उनका माहौल ही काफ़ी मॉडर्न लग रहा है। जाहिर सी बात है, वहाँ पर फिर लड़के लड़कियाँ फंक्शन में भी एक साथ होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी पर किसी की भी गलत नज़र पड़े, कोई बुरी हवा भी मेरी पत्नी के पास से गुजरे, इसलिए तुम अपने दोस्त की शादी पर नहीं जाओगी। शमिता ने सुना तो अगले पल हैरत से उठ खड़ी हुई थी। कहने लगी कि अरुण, आप ये क्या कह रहे हैं? हम नर्सरी क्लास एक साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने मुझे मोबाइल तक रखने नहीं दिया। अगर मुझे कॉल करनी भी हो तो मैं आपके इस नोकिया के छोटे से मोबाइल से अपने माँ बाप को कॉल करती हूँ, क्योंकि आपके कहे मुताबिक मोबाइल और इंटरनेट से मेरा ध्यान धर्म से हट कर दुनिया से लग जाएगा। इस बात पर भी मैंने हाँ में हाँ मिला दी। मगर अब जब वो मेरी माँ के हाथ मुझे पैगाम भी संदेश पहुंचा चुकी हैं कि मैं ज़रूर आऊँ, तो भला मैं कैसे जाने से मना कर सकती हूँ। अरुण हाथ उठाकर शमिता को चुप करवा चुका था। कहने लगा कि नहीं, तुम उसकी शादी पर नहीं जाओगी। बेहतर है कि घर पर रहो, घरदारी संभालो। हाँ, मैं तुम्हें इतनी राय दे सकता हूँ कि तुम जाओ, जाकर अपनी दोस्त को मिल लो, बल्कि मैं तुम्हें खुद उसके घर लेकर जाऊँगा। घंटा भर रहो या 2 घंटा रहो, उससे मिलकर कोई गिफ्ट देकर बाहर आ जाना। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहूँगा। शमिता ने पति की बात सुनी तो अंदर ही अंदर कुढ़कर रह गई। कैसे कुछ ही हफ्तों में पति आपसे तुम पर आ चुका था। पहली बार उसके दिल में अपने पति के लिए बुरी बातें आना शुरू हो गई थीं। वो रोने लगी थी। रोकर अपनी माँ को फ़ोन किया और कहने लगी, माँ, अरुण मुझे मेरी दोस्त की शादी पर नहीं जाने दे रहा, आप उसे समझाएं। मगर माँ ने भी यही कहा कि वो तुम्हारा पति है, जो चाहता है वही करो। अब हम तुम्हारा हक नहीं रखते, बल्कि हमसे ज़्यादा तुम्हारा पति तुम पर हक रखता है, इसलिए जो वो कहेगा तुम वही करोगी। शमिता मजबूर सी हो चुकी थी, मगर क्या कहती। अगले दिन अपनी दोस्त के घर गई और उससे मिली। उसकी दोस्त उससे जिद करने लगी कि तुम ज़रूर मेरी शादी पर आना। पहले तो वो बहाने बनाती रही, फिर रोकर उसे बताने लगी, अरुण मुझे शादी पर आने की परमिशन नहीं दे रहा। उसका कहना है कि मैं यहाँ पर आऊँगी तो यहाँ पर लड़के लड़कियाँ सब एक साथ होंगे। वो मुझ पर किसी गैर आदमी की नज़र तक नहीं पड़ने देना चाहता। इतना सुनना था कि रिदिमा की हंसी गूंजी। कहने लगी, क्या तुम पागल हो गई हो? अरे वो समझता क्या है खुद को? तुम फूल जैसी लड़की हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। पहले तो मुझे तुम्हारे माँ बाप की सोच पर हैरत होती है। तुम उनकी इकलौती बेटी थी, खूबसूरत थी, तुम्हें तो कोई भी मिल सकता था, मगर तुम्हें उस अजीब टाइप भिड़ंगे से इंसान को पकड़ा दिया, जिसको न चलने फिरने का ढंग है, न शक्ल सूरत है। ऊपर से वो इतना बदसूरत होने के बावजूद तुम पर बिलावजह के प्रतिबंध लगा रहा है। तुम कहाँ फंस चुकी हो? शमिता ने जब अपनी सहेली के मुंह से सुना तो पहली बार वो अपने पति को दूसरे रूप में देखने लगी थी। जब उसकी सहेली ने उससे बातें की तो वो भी जिद पर आ चुकी थी। कहने लगी कि बस मैं हर हाल में तुम्हारी शादी में आऊंगी। अगर अरुण गुस्सा होता है तो होता रहे। उस दिन वो अरुण के साथ वापस आई तो यही जिद पकड़ ली कि मैं हर हाल में अपनी दोस्त की शादी पर जाऊंगी। आपको अगर एतराज है तो जाकर मेरे माँ बाप से बात करें। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ, आपकी माँ को भी देखती हूँ, लेकिन आप हैं कि बस मुझ पर प्रतिबंध ही लगाते रहते हैं। सीधा क्यों नहीं कह देते कि आपको मुझ पर शक है, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, आपको डर है कि मैं आपसे ज्यादा सुंदर हूँ, कहीं भटक ना जाऊं। ये सारे वो शब्द थे जो शमिता को रिद्मा ने समझाए थे, और वही शब्द वो पति के मुंह पर बोल रही थी। अपनी पत्नी को जबान चलाते हुए देखकर अरुण सर झुकाकर बैठ गया था। फिर गहरी सांस ले करके कहने लगा कि तुम जानती हो तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो। शायद तुम अपनी हद भूल चुकी हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, जो भी कहूंगा तुम्हारे भले के लिए ही चाहूंगा। लेकिन खैर, अगर तुम अपनी दोस्त की शादी पर जाना चाहती हो तो जाओ, जरूर जाओ, लेकिन मैं न तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, ना ही तुम्हें लेने जाऊंगा। अरुण उससे नाराज हो चुका था। उस दिन उसने अपना बिस्तर भी शमिता से अलग कर लिया, मगर शमिता को फर्क नहीं पड़ता था।
वो तो अपनी दोस्त की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से कर रही थी। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन था तो हल्दी के दिन उसने हल्का फुल्का मेकअप किया था और बालों का जूड़ा बना रखा था और दुपट्टे को अच्छे से लपेट रखा था, क्योंकि वो अरुण को और नाराज नहीं करना चाहती थी। अरुण ने जब एक नज़र अपनी पत्नी पर डाली तो थोड़ा मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसके पति ने खुद को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था। थोड़ी बहुत नरमी उसके दिल में भी आई और वो खुद अपनी पत्नी को दोस्त की शादी पर छोड़ने चला गया था। वहां पर हल्ला गुल्ला धूम धड़क्का आतिशबाजी और लड़कों की चीखों पुकार सुनकर उसका मूड खराब होने लगा। शमिता अपनी दुल्हन बनी दोस्त के पास गई। जो भी लड़की या औरत शमिता को देख रही थी बस यही पूछ रही थी कि लड़की कौन है, हमारे परिवार की तो नहीं लगती। और यही जवाब दिया जाता कि ये तो रिद्धिमा की सहेली है, अभी कुछ महीने पहले इसकी भी शादी हो चुकी है। कितनी ही माओ की रातों पर जैसे पानी सा फिर चुका था। 2-3 औरतें तो शमिता के पास आकर उससे कह भी गईं कि अरे बेटा, हमें तो पता चला है कि तुम शादीशुदा हो, यकीन मानो अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती तो तुम हमारे घर की ही बहू बनती। अरे किस्मत वालों को तुम जैसी खूबसूरत बहू मिला करती है। ये सुनकर पहले तो शमिता थोड़ी शर्मा सी गई, मगर फिर अंदर ही अंदर उसे खुशी महसूस होने लगी थी। वो और इतराकर पूरी महफिल में चलने फिरने लगी थी। वो सबकी नजरों में आ चुकी थी। हल्दी का फंक्शन तो हो चुका था, मगर कल मेहंदी तो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली थी। बाकायदा डांस परफॉर्मेंस होनी थी, नाच गाना होना था और फंक्शन भी लड़के लड़कियों का एक ही था। शमिता की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसके दिल में ये बात आने लगी कि आज तो जूड़े में और हल्के फुल्के मेकअप में आई तो लोग उसके दीवाने हो गए। अगर वो कल ज्यादा सा मेकअप और अच्छा सा तैयार होकर आएगी, बाल खोल कर आएगी, तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग तो उसके दीवाने ही हो जाएंगे। इतना सुनना था कि दिल में घमंड सा आने लगा था। उस दिन हल्दी के फंक्शन से वो वापस घर आ चुकी थी। अरुण बार बार उससे पूछ रहा था कि फंक्शन कैसा रहा, वहां पर लड़के तो नहीं थे, तुमने खुद को अच्छे से कवर किया हुआ था ना। मगर सिवाय हूँ और हाँ के शमिता ने कोई जवाब नहीं दिया था। अगले दिन किसी काम से अरुण को दूसरे शहर जाना था। आज तो मेहंदी भी थी। वो शमिता को खास करके कहकर गया था कि तुम आज मेहंदी पर नहीं जाओगी, कल मैं आऊंगा तो तुम्हें बारात पर ले जाऊंगा। शमिता ने भी पहले तो हामी भर ली, मगर जब शमिता के हंगामे और रोने की याद आई तो ये तय कर चुकी थी कि वह जरूर अपनी दोस्त की मेहंदी पर जाएगी। पति तो यहाँ था नहीं, बल इसलिए उसे किसी तरह का कोई डर नहीं था। और शाम वो बहुत भड़कीले कपड़े पहनकर बहुत ज्यादा मेकअप करके तैयार हुई थी। बाल खोलकर कंधों पर फैला लिए थे, दुपट्टा एक साइड कंधे पर था। जब वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली तो सास एक नजर उसे देखकर हैरान हुई थी। कहने लगी कि बहू, क्या तुमने अरुण से अनुमति ले ली है कि तुम ऐसे तैयार होकर जाओगी? कम से कम पल्लू तो सर पे डाल लो। शमिता ने टका सा जवाब अपनी सास को दिया था कि अरुण जानते हैं, उन्होंने ही मुझे जाने की परमिशन दी है। मैंने टैक्सी मंगवा ली है, अब मैं जा रही हूँ। सास भी चुप हो गई चुकी थी कि हो सकता है सचमुच ही बेटा उसे अनुमति देकर गया हो। कुछ ही देर बाद वो मेहंदी के फंक्शन में पहुंच चुकी थी दुल्हन के साथ। जब वो हॉल में एंटर हुई तो हर एक की नजर दुल्हन की बजाय शमिता पर थी। वहां पर मौजूद लोग यही कह रहे थे कि दुल्हन से ज्यादा तो दुल्हन की सहेली खूबसूरत है। हर कोई बार बार यही पूछने की कोशिश में लगा था कि ये लड़की कुंवारी है या शादीशुदा। रिद्धिमा ने जब इस तरह की बातें सुनी तो मुस्कुराकर शमिता से कहने लगी कि देख लो, यहाँ पर हर कोई तुम्हारा दीवाना है, तुम्हें तो कोई भी मिल सकता था, मगर कहाँ तुम उस लंगूर के घर में फंस गई हो। ना शक्ल अच्छी ना सूरत, अगर यहाँ तुम्हारे साथ वो आ जाता ना तो सब हूर के साथ लंगूर के नारे लगाते। इस बात पर रिद्धिमा हंसी थी, जबकि बजाय अपनी सहेली को मना करने के शमिता भी उसके साथ मिलकर हंसने लगी। और अंदर ही अंदर वो उदास हो रही थी कि काश उसके माँ बाप थोड़ा इंतजार कर लेते और किसी अच्छे से हैंडसम से लड़के के साथ उसकी शादी हो जाती। ये दकियानूसी सोच रखने वाले मर्द से तो उसकी जान छूट सकती थी। खैर, कुछ देर बाद जब डांस वगैरह का प्रोग्राम शुरू हुआ तो सभी लड़के लड़कियां एक ही हॉल में जमा हो चुके थे। पहले लड़कों ने डांस किया और फिर लड़कियों ने। रिद्धिमा को गोल दायरे में खड़ा करके उसकी सारी कजिन्स और सहेलियां उसके साथ भंगड़े डाल रही थीं। उन्होंने शमिता को भी अपने वहां आने को कहा, मगर शमिता मना करने लगी कि नहीं। मगर फिर जब उसकी सहेली ने जिद की और खुद दुल्हन बनी रिद्धिमा भी नाचने लगी तो शमिता भी हर लिहाज भूल चुकी थी। दुपट्टा तो नाम का ही उसके कंधों पर लटका हुआ था। वो भी बाकी लड़कियों के साथ मिलकर नाचने लगी। फिर एक ऐसा गाना आया जिस पर अकेले ही शमिता ने डांस किया था। वहां मौजूद हर औरत तारीफ कर रही थी। कई लड़के थे जो अपनी नजरें हटा तक नहीं पा रहे थे। सबके मुंह से अपने लिए तारीफें और लड़कों की खुद से न हटती हुई नजर देखकर तो शमिता खुशी से पागल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये भी भूल चुकी हो कि अरुण नामी इंसान की इज्जत है। आधी रात को वो घर लौटी थी। खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। वो आंखें बंद करती तो बार बार तालियों से गूंजता हुआ हाल और वहां पर मौजूद लोगों की तारीफें उसके कानों में गूंजती थी। उसे लग रहा था जैसे यही उसकी जिंदगी है। अरुण तो बिला वजह ही उसके साथ जोड़ दिया गया था, जबकि वो तो अरुण से भी अच्छा लड़का डिजर्व करती थी।
उसे तो कोई भी मिल सकता था, शादी का फंक्शन खत्म हो चुका था, मगर उसकी सुई तो वहीं पर अटक की रह चुकी थी। वो अरुण से भी ज्यादा बात नहीं करती थी, घर के काम भी ऐसे करती जैसे काम करके एहसान कर रही हो। उसका लहजा और स्वभाव बदला देखकर सास भी अरुण से कहने लगी कि अपनी पत्नी पर जरा रोक टोक करो, देखो तो कैसे हर वक्त तैयार रहती है, घर के काम को तो हाथ नहीं लगाती, और तो और नेल पॉलिश उसकी उंगलियों से अब उतरती ही नहीं है। ना सुबह आरती करती है ना गीता का पाठ, आखिर इसको हो क्या गया है। अरुण भी परेशान सा था। जब उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की तो शमिता हत्थे से उखड़ गई, कहने लगी कि हाँ हाँ, आपको अपनी अर्थी पर जाना है, मुझे अपनी अर्थी पर जाना है। अगर आप ये सब करते हैं तो मुझ पर क्यों दबाव डालते हैं, मेरी बड़ी उम्र पड़ी है सब कुछ करने की। आप मेरी फिक्र ना करें, मैंने तो गलती कर दी आपसे शादी करके। अरे खुद को देखें और मुझे देखें, है ही क्या आप में, बस अच्छा कमा लेते हैं, 2 वक्त का खाना खा लेती हूँ, कुछ ख्वाहिशें पूरी कर लेती हूँ, इसके अलावा है ही क्या। आप न जाने खुद को क्या समझते हैं जो मुझ पर प्रतिबंध लगाए फिरते हैं। पहली बार अपनी पत्नी के मुंह से ये शब्द सुनकर अरुण अपनी नजरें झुका चुका था। शमिता के मुंह से शब्द सुनने के बाद वो खुद को कमतर समझने लगा था। उसने बात बात पर शमिता को टोकना छोड़ दिया था। अपनी माँ से भी एक दिन डिप्रेशन में आकर शिकायत करने लगा कि माँ, आपको मेरे जैसे ही मामूली शक्ल की लड़की ढूंढनी चाहिए थी। शमिता बहुत ज्यादा सुंदर है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। जब रंजना ने ये बात सुनी तो अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी कि बेटा, तू किस तरह की बातें कर रहा है, हम कोई जबरदस्ती तो उसे यहाँ नहीं लेकर आए, बल्कि उसके बाप ने खुद तेरे लिए अपनी पसंद दिखाई थी। ना जाने लड़की किन हवाओं में है जो इस तरह की बातें कर रही है। खैर, अरुण अपना दिमागी तनाव दूर करने के लिए उस शाम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए चला गया। उन लोगों को रात का डिनर एक होटल में करना था। वो वहां पर बैठे यूं ही बातों में लगे थे कि तभी कुछ दोस्तों ने सुंदरता पर बात करना शुरू कर दी। अरुण तो सिरे से ही इन बातों के खिलाफ था। दोस्तों से कहने लगा कि कोई धर्म की बात करो, ये क्या सुंदरता और अजीब अजीब बातों का जिक्र कर रहे हो। लेकिन अगले ही पल एक दोस्त ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा कि अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो बस सोशल नेटवर्क और इंटरनेट से दूर हो। एक लड़की बड़ी वायरल हुई है पिछले कई दिनों से, इस कदर सुंदर लड़की है कि दिल चाहता है कि बस देखते ही रहें। क्या फिगर है उसका, क्या हुस्न है उसका, अरे हर चीज में कमाल है कमाल। तुम देखोगे ना तो सब कुछ भूल जाओगे। इस बात पर भी अरुण ने गुस्से से अपने दोस्तों को देखा था। फिर अगले ही पल जब उस वीडियो पर नाचती हुई लड़की बाकी दोस्तों को दिखाते हुए उसने मोबाइल पर अरुण की तरफ किया तो अरुण के तो गुस्से से कान तक लाल हो चुके थे। ये तो उसकी पत्नी थी जो बिल्कुल ही शर्म एक तरफ रखे हुए नाच रही थी, ठुमके लगा रही थी। दुपट्टा कब का उसका जमीन पर गिर चुका था और वह बिल्कुल हर चीज से अनजान नाच रही थी। उसके दोस्त कहने लगे कि लड़की कई महीनों से सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, पता नहीं कौन है मगर है बहुत कमाल की चीज। अरुण के दोस्त नहीं जानते थे कि ये अरुण की पत्नी है। अरुण बौखला चुका था, उसी पल वहां से उठा और घर चला आया। दोस्त समझ रहे थे कि हमने लड़की को वीडियो दिखाई है इसलिए नाराज हुआ है, मगर घर जाकर अगले ही पल उसने झन्नाटेदार थप्पड़ शमिता के मुंह पर मारा था। उसने पूछने लगा, क्या तुम नाचती भी हो। पहली बार पति को इतना गुस्से में देखकर पहले तो वह मना करने लगी, फिर रोते हुए जब बताया कि अपनी दोस्त की शादी पर नाची थी तो अरुण अपना सर पकड़ चुका था। कहने लगा, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए, लानत हो तुम जैसी औरत पर, अभी के अभी तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं जो मेरी पत्नी बन सको। उसने फौरन ही शमिता को घर से निकाल दिया। सदमे की हालत में शमिता अपने मायके पहुंची थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो तो अपने हुस्न पर बहुत इतराया करती थी कि अरुण हमेशा उसके सामने खुद को कमतर समझता रहेगा, उसके सामने कभी बोल नहीं सकेगा। मगर उसके नाचने की बात पता चलने की देर थी कि उसकी खुशियां तो तबाह बर्बाद हो चुकी थीं, सब कुछ खत्म हो चुका था। अरुण ने उसे तलाक के पेपर्स भिजवा दिए थे। धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया। ये बात उसके दिमाग में आने लगी कि वो तो बहुत सुंदर है, उसे तो कोई भी मिल जाएगा। मगर उस दिन के बाद से 6 साल गुजर गए। वहीं औरतें जो उसकी सुंदरता की तारीफें किया करती थीं, उसे बहू बनाना चाहती थीं, अब कोई मुड़कर भी उसे नहीं देखना चाहता था। वजह यह थी कि वो अब तलाकशुदा थी और उन्हें अपने बेटे के लिए कुंवारी लड़की चाहिए थी। अब शमिता रोती थी, पछताती थी कि क्यों लोगों की बातों में आकर उसने अपना घर बर्बाद कर लिया, क्यों उसने बातों में आकर पति की आज्ञा का पालन नहीं किया कि आज वो इस नौबत तक पहुंच गई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।